Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 3. Question number 1. कि let still the woman take an elder than herself, so where she to him, so sway she level in her husband's heart. This is what Orsino says in 12th night. Orsino 12th line पे बोलते हैं कि वुमेन को अब कैसा हस्बैंड अपना चुनना चाहिए, जिससे भी वो शादी करे, वो जो उसका हस्बैंड होगा तो वो उससे बड़ा ही उसे चुनना चाहिए। तो वुमेन की एज किससे कम होनी चाहिए? उसके हस्बैंड से कम होनी चाहिए। तो ये ओर्सिनो बोलता है 12th नाइट में। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजनड चेलाइस। चेलाइस मीन्स होता है जेलसी। टू आवर ऑन लिप्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलिलकी ऑफ। तो ये मैकबेथ की सोलिलकी का एक भाग है कि दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजन चेलाइस टू आवर ऑन लिप्स। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलिलकी ऑफ मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 3 कि लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फूलीज दैट देमसेल्फ कमिट, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी, दस ट्रांसफॉर्म्ड एज अ टू अ बॉय। दिस इज वॉट जेसिका सेज इन एक्ट सेकंड सीन 6। एक्ट सेकंड सीन 6 में जेसिका बोल रही है ये, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है कि लव इज़ ब्लाइंड, कि लव तो कैसा होता है, ब्लाइंड होता है। और यहाँ यूज़ किया गया है मेटाफर का, सॉरी यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफाइड क्या है, क्योंकि लव कोई सजीव नहीं है, निर्जीव है, एक विचार है। तो लव इज़ ब्लाइंड, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फूलीज। लव तो अंधा होता है, और जो लवर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपनी मूर्खतापूर्ण जो सुंदर सुंदर ये प्रीटी मूर्खताएँ करते हैं, उन्हें वो देखते ही नहीं जो वो स्वयं करते हैं। फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी, दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय। और क्यूपिड ने मुझे भी स्वयं एक बॉय में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ये क्यूपिड हैं गॉड ऑफ लव, लव के गॉड हैं क्यूपिड, कामदेव को बोला जाता है। और जेसिका जब घर से जाती है, घर से भाग जाती है, एलोप कर जाती है ये लोरेंजो के साथ, क्योंकि उनके फादर एग्री नहीं है जेसिका की कि वो लोरेंजो से शादी करे। तो ये घर से चली जाती है, और ये जब जाती है घर से बाहर लोरेंजो के साथ, तो ये लड़के का भेष धारण करके जाती है। तब ये लाइन बोलती है कि लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फूलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी। कि क्यूपिड स्वयं भी कैसा करेगा, उसे देख करके उसे लज्जा महसूस होएगी, जिसने कैसा रूप ले लिया है, एक लड़के का। मतलब जेसिका ने लड़के का रूप ले लिया है, तो इसे देखकर क्यूपिड को भी शर्म आएगी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में जेसिका लाइन बोलती है एक्ट सेकंड सीन 6 में। क्वेश्चन नंबर 4, all true lovers are unstained and skittish in all motions save in the constant image of the creature that is beloved. This is what Orsino says in act second scene 4th में। एक्ट सेकंड सीन 4th में ये ओर्सिनो कहता है 12th नाइट में कि all lovers, जो ऑल लवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेड होते हैं, मजाकिया होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं इन ऑल मोशंस, सभी मोशंस में, सेव इन द कॉन्स्टेंट इमेज ऑफ द क्रिएचर दैट इज़ बिलव्ड। दिस इज़ वॉट ओर्सिनो सेज इन एक्ट सेकंड सीन 4th। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलते हैं ओर्सिनो कि जो सारे प्रेमी होते हैं वो अनस्टेड होते हैं और स्केटिश होते हैं ऑल मोशंस में, जो कि सेव इन द कॉन्स्टेंट इमेज, लगातार
जो उनका प्रतिबिंब है उसमें, मतलब जो भी उनकी जो आकृति दिखाई देती है आपको कैसी दिखाई थी, वो कैसे दिखाई देते हैं, हमेशा इमेज में अनस्टेट दिखाई देते हैं और स्केटिश दिखाई देते हैं। तो ओर्सिनो कहता है एक्ट सेकंड सीन फोर्थ में ये लाइन, और ये लाइन ली गई है 12th नाइट से। और जो ऊपर ये लाइन थी ये बोली थी जेसिका ने, एक्ट सेकंड सीन 6th में बोली थी इन्होंने ये, और ये बोली थी मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड a स्टेज वेयर एवरी मैन must play a part. Antonio speaks this line in Merchant of Venice in एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में बोलते हैं कि आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, जो मैं मतलब इस संसार को मैं कैसे देख रहा हूँ, एक स्टेज की तरह देख रहा हूँ जो जिसमें हर एक व्यक्ति अपना रोल निभाएगा। और एंटोनियो ये लाइन बोलता है इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, बहुत दुखी है इस लाइन में ये जो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि ही इज़ अ फेमस हिंदी राइटर, ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज़ नोन एज दुर्लभ बंधु इनवैल्यूएबल फ्रेंड। वह एक हिंदी राइटर है और उन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट किया है और उसको नाम दिया उन्होंने दुर्लभ बंधु। इसका मतलब है इनवैल्यूएबल फ्रेंड। तो ये जो हिंदू राइटर हैं ये कौन से हैं, तो ये हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, बेन जॉनसन राइट्स, बेन जॉनसन क्या लिखते हैं कि सोल ऑफ द एज, वो युगों की आत्मा रही है, द एप्लोज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, मतलब कैसी आत्मा रही है, वो युगों से ही वो ऐसी आत्मा रही है, कैसी खुश आत्मा रही है बिल्कुल, और उसको उसकी तारीफ़ भी की गई है, और वो हमारे स्टेज का क्या है, वो एक वंडर है, चमत्कार है। और ये बोला है शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है, बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 8 कि हुज स्टाइल इज़ कॉल्ड ग्रांड स्टाइल, तो वो हैं मिल्टन, मिल्टन का जो स्टाइल है वो ग्रांड स्टाइल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि द स्टाइल ऑफ मिल्टन is the natural expression a soul exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages. Whose comment is this? तो ये पैटिसन ने कहा है कि द स्टाइल ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन का स्टाइल है ना वो नेचुरल एक्सप्रेशन है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है एक्सप्रेशन इनका स्टाइल जो है, और उसमें बेस्ट थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं और फाइनेस्ट वर्ड्स, सभी युग के कैसे थॉट्स मिलेंगे, बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड मिलेंगे सभी युगों के, ये बोला है पैटिसन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 कि इन द श्योर एंड फ्लोलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज़ एज एडमायरेबल एज वर्जिल और दांते, एंड इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ यूनिक अमंगेस्ट अस। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है मिल्टन के बारे में कि इन द श्योर, वास्तव में जो उनकी रिदम है, उनकी जो शब्दावली है वो फ्लोलेस परफेक्शन है, उसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई देता, वो फ्लोलेस परफेक्शन उन्होंने प्राप्त कर ली है। वो इतने ही प्रशंसनीय है, उनकी तारीफ़ उतनी ही की जाती है जितनी कि वर्जिल और दांते की जाती थी। एंड इन दिस रेस्पेक्ट, और इस संदर्भ में वो कैसे हैं, वो एक यूनिक हैं, अद्वितीय हैं हमारे बीच में। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में लाइन कही है। क्वेश्चन नंबर 11 कि विच एपिक ऑफ मिल्टन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसा, कि मिल्टन का कौन सा एपिक ऐसा है जो कि रिफॉर्मेशन और रेनेसा का प्रोडक्ट है, रिफॉर्मेशन और रेनेसा का प्रोडक्ट है, वो मिल्टन का कौन सा एपिक है, तो वो है पैराडाइज लोस्ट।
इसे रिफॉर्मेशन और रेनेसां का प्रोडक्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इन पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन कैसा दिखाई देता है? चैंपियनिंग द कोज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लोस्ट? तो वो है फ्रीडम ऑफ विल। कि मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम। मिल्टन ने ना एक उच्च सड़क को छोड़ दिया है अपने पीछे। एलोंग विच अ मैन या ट्यूनफुल पोपर, जिसमें ट्यूनफुल पोपल कंगाल उनके पीछे आ रहे हैं जो कि लिम्प हैं। बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग, लेकिन उनके सामने तो वो कुछ भी नहीं थे सिवाय जंगल के और फॉल्स फायर्स के। झूठी आग के और जंगल के सिवाय वो कुछ भी नहीं थे। अब मिल्टन ने अपने पीछे एक उच्च सड़क को छोड़ा है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस वो छोड़ के गए हैं उनके लिए, जिनके पीछे कई ट्यूनफुल पोपर हैं जो कि लिम्प रहे हैं और उनके सामने वास्तव में वो कुछ भी नहीं थे सिवाय जंगल और फॉल्स फायर के। तो ये लाइन बोली है रैले ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु डेस्क्राइब मिल्टन स्टाइल एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड? तो रैले। किसने मिल्टन के स्टाइल को अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ बोला है गोल्ड के साथ? तो रैले ने बोला है। फिर मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है, ये किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है ये। नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नोट ऑफ बायोग्राफी नोर ऑफ थीम बट ऑफ अ स्टाइल द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोइट्री। तो रैले। कि मिल्टन का जो नाम है ना वो इज़ बिकम द मार्क नोट ऑफ बायोग्राफी, कि बायोग्राफी का ही उसमें चिन्ह नहीं दिखाता देता, ना ही थीम का और ना ही स्टाइल का, सिवाय स्टाइल के। सिर्फ स्टाइल दिखाई देता है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा विशिष्ट होता है हमारी पोइट्री में। रैले ने कहा है ये। फिर है सॉलिट्यूड इज सम टाइम द बेस्ट सोसाइटी। तो ये मिल्टन ने कहा है। पैराडाइज लोस्ट में ये लाइन उसने बोली है कि कभी कभी अकेलापन जो होता है ना वो हमारी बेस्ट सोसाइटी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। बिना इसे जाने ही मिल्टन क्या रहे हैं? एक शैतान की पार्टी के रहे थे बिना इसे जाने। तो ये ब्लेक ने बोला था। मिल्टन का जो डेविल है ना वो मोरल बीइंग है। मोरल बीइंग जो है ना नैतिकता से भी मतलब नैतिकता में वो अपने ईश्वर से भी ज़्यादा सुपीरियर उसने दिखाया है डेविल को। तो ये हैजलिट ने कहा है कि मिल्टन्स डेविल एज अ मोरल बीइंग इज़ एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, कि मिल्टन का जो डेविल है वो अपने ईश्वर से भी ज़्यादा सुपीरियर है। तो हैजलिट ने लाइन बोली है, हु रोट द म्यूज़िक टू मिल्टन्स वर्ड? तो हेनरी लावेस। हु रोट द म्यूज़िक टू मिल्टन वर्ड्स? मिल्टन के वर्ड्स के म्यूज़िक किसने लिखा है मतलब उसकी तरह ही ऐसी पोएम को? तो हेनरी लावेस ने ये कहा है, लिखा है ये। द सेकंड वाइफ ऑफ मिल्टन, मिल्टन की जो सेकंड वाइफ है वो है कैथराइन वुडकॉक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन? जो टोटली ब्लाइंड हुआ था वो 1652 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी ईश्वर की सेवा ही करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ये ऑन इज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं मिल्टन की ये लाइनें ऑन इज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं। ये पेट्रार्कन सोनेट है ऑन इज ब्लाइंडनेस, पेट्रार्कन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 26, मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इन 1658, 1658 में तो उसने शुरू करा इसे लिखना और इसे कंप्लीट करा 1665 में, 1665 में। 1658 में शुरू करा लिखना, 1665 में कंप्लीट कर लिया और इसे इशू करा था 1667 में। तो ये था पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन 1671 1671 में मिल्टन ने इशू करा था लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, जो कंटेंड है, जिसमें क्या है मतलब जो इन्होंने जो लास्ट पोइट्री करी थी तो वो था पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट। तो इन्होंने ये 1671 में ही इशू करा था इन दोनों वर्क को इन्होंने, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज 1625 टू 1660। 1625 से 1660 तक जो पीरियड माना जाता है वो मिल्टन का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, मतलब जो मिल्टन की जो एज है ना उसमें 3 काइंड्स के पोएट दिखाए जाते हैं, वो हैं मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन। एमसीपी मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लोस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ। लास्ट फेज में लिखी गई है ये लास्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ श्योरली द सिंपल फैक्ट इफ पैराडाइज लोस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सैटर्न। ये निश्चित रूप से बिल्कुल मतलब एक सिंपल फैक्ट है कि पैराडाइज लोस्ट यदि एग्जिस्ट करती है सिर्फ एक ही फिगर की वजह से करती है, वो है सैटर्न। जो पैराडाइज लोस्ट का आपको अस्तित्व देखने को मिलता है सिर्फ वो सैटर्न की वजह से देखने को मिलता है। ये किसने कहा है? L.A. क्रोम्बी ने। किसने कहा है ये? L.A. क्रोम्बी ने कहा है इट इज़ श्योरली द सिंपल फैक्ट दैट इफ पैराडाइज लोस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सैटर्न। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.